3 करोड़ की लागत से हुए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स। दोस्तों ये ट्रायल्स हो चुके हैं फेल। आइए जानते हैं इस ट्रायल्स में सबसे पहले हुआ क्या था, और मैं आपको बताता हूं कि ये फेल क्यों हुआ, क्यों लाहौर के अंदर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा 2023 में और वो लोग बारिश कराने में सक्सेसफुल हुए, वहीं दिल्ली के अंदर ये ट्रायल्स क्यों फेल हुए, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आप समझो कि ये है दिल्ली का मैप। आपको दिल्ली का बड़ा खूबसूरत सा मैप यहां पर दिखाई पड़ता है, और दिल्ली के मैप में हम अब क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स की बात करने जा रहे हैं। तो यह है दिल्ली का मैप। मैंने दिल्ली को यहां पर सफेद रेखाओं से हाईलाइट भी कर दिया है आपके लिए। अब दिल्ली के पास अगर आप यहां देखें तो ये गाजियाबाद है। गाजियाबाद का शहर आपको दिखता है जहां पर हिंडन एयरबेस लोकेटेड है। ये दिल्ली है और ये है आपका हिंडन एयरबेस। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका हिंडन एयरबेस जो कि एयरफोर्स का एक बेस है। और यहां से आईआईटी कानपुर का सेस्ना विमान जो है दोस्तों वो फ्लाइट लेता है और सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करता है पहली जगह पर जो है बुराड़ी। देखो दिल्ली के बुराड़ी काफी फेमस हुई थी जब वहां पर मास सुसाइड हुई थी, आपको याद होगा, कुछ साल पहले की बात है। बुराड़ी के बाद ये जो प्लेन है सेस्ना वो आता है करोल बाग। यहां पर ये देखिए करोल बाग जो कि एक सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा है दोस्तों। करोल बाग के बाद ये जाता है दोस्तों मयूर विहार जो लगभग नोएडा के साथ बॉर्डर पर लगा हुआ है। ये है मयूर विहार। तो यहां से फ्लाइट उड़ती है, यहां पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करती है, फिर यहां पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करती है, फिर यहां पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करती है और वापस दोस्तों हिंडन एयरबेस चली जाती है। तो ये था जो मंगलवार को एक्सपेरिमेंट हुआ दिल्ली में वो। अब 3 जगहों पर छिड़काव हुआ लेकिन बारिश जीरो, शून्य, हल्की फुल्की बौछारें भी नहीं हुई। ये सबसे कंसर्निंग बात है। ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जब हम क्लाउड सीडिंग करते हैं तो हम बादल नहीं बना रहे, बादल पहले से मौजूद है। बादल के अंदर बूंदों को और बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बूंदें नीचे गिर सकें बरसात के रूप में। तो देखो जब भी क्लाउड सीडिंग होती है तो हमेशा ही बादल पहले से मौजूद होने चाहिए, और 2 दिन से दिल्ली में बादल पहले से मौजूद थे। अब एक प्लेन आता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स डालता है सिल्वर आयोडाइड के। किसके? सिल्वर आयोडाइड के। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ये सिल्वर आयोडाइड जो है ये क्यों डाला जाता है। देखो सिल्वर आयोडाइड की जो शेप है वो एक आइस क्रिस्टल की तरह होती है। बर्फ का जो आइस क्रिस्टल होता है उसकी तरह इसकी शेप होती है। और जब आप सिल्वर आयोडाइड एक बादल के अंदर डालते हैं तो इस सिल्वर आयोडाइड के चारों तरफ आप देखेंगे संघनन होना शुरू होता है, यानी कि कॉन्डेंसेशन होनी शुरू होती है। और जब ये संघनन होता है तो आसपास जो पानी है वो इस तरीके से जमता है। अब बादल के अंदर पहले से बहुत सारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि आप बेसिकली मेघों के अंदर, बादलों के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाते हो, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हो जिससे कि संघनन बढ़ सके। और जो बूंदे हैं आप देख सकते हो दोस्तों संघनन हो रहा है और बूंदे आसपास जम रही हैं, और ये जो बूंदे हैं मेरे भाई ये और बड़ी हो सके। आप देख सकते हैं ये बूंद और बड़ी हो जाएंगी। जब बूंदे बहुत बड़ी हो जाएंगी संघनन के बाद तो ये नीचे गिरेंगी बरसात के रूप में। अब दिल्ली के अंदर ये एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हुआ समझते हैं। देखिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमेशा ये देखा जाता है कि ऊपर बादलों के अंदर मॉइस्चर लेवल कितना है, आर्द्रता कितनी है। आमतौर पर अगर क्लाउड सीडिंग को सक्सेसफुली करना है, चाहे वो यूएई के अंदर किया गया एक्सपेरिमेंट हो, बीजिंग में, शंघाई में किया गया एक्सपेरिमेंट हो, या मुंबई के अंदर 2009 में भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, या फिर लाहौर के अंदर 2023 में भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में तभी एक्सपेरिमेंट किया गया जब मॉइस्चर यानी कि वाष्प जो है उसकी मात्रा 50 से 60% के बीच है। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 से 60% के बीच में अगर आपकी मॉइस्चर कंटेंट है तभी ये एक्सपेरिमेंट सफल होता रहा है। अच्छा 2009 में मुंबई में ये किया गया था और वहां पर इसको करने के बाद हल्की फुल्की ड्रिजल हुई थी, रिमझिम बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। उस टाइम पर 40 से 50% के आसपास मुंबई में मॉइस्चर था। अब देखो दिल्ली के अंदर दिक्कत यह है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीने काफी सूखे होते हैं
और जब ये महीने काफी ज्यादा सूखे होते हैं तो यहां पर बादल भी बहुत ज्यादा नहीं बनते इन महीनों में, जब तक पश्चिमी विक्षेप ना आ जाए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ना आ जाए। और उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में बारिश सर्दियों में तभी होती है जब पश्चिमी विक्षेप आता है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब दिल्ली के अंदर आते हैं। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो ये जो बादल थे ये एक लोकलाइज्ड इवेंट थे, पश्चिमी विक्षेप नहीं थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं थे। और इस समय पर दिल्ली ट्रायल्स के दौरान बादलों के अंदर जो मॉइस्चर था वो 10 to 15% ही था। और इस वजह से 3 जगहों पर सिल्वर आयोडाइड डालने के बावजूद दिल्ली के अंदर बारिश नहीं हुई दोस्तों, जो एक काफी कंसर्निंग बात है। अब क्या मानना है एक्सपर्ट्स का? देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आपको क्लाउड सीडिंग करनी ही है तो आपको क्लाउड सीडिंग को तब करना चाहिए जब दिल्ली के ऊपर पश्चिमी विक्षेप हो, कुछ मॉइस्चर बाहर से आया हो, मॉइस्चर लेवल काफी ज्यादा हाई हो। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि लाहौर के अंदर जब क्लाउड सीडिंग 2023 में की गई थी, उस समय पर लाहौर में AQI 300 था, जो आर्टिफिशियल रेन के बाद घटकर 187 हो गया। लेकिन 3 दिन बाद वो वापस 300 पहुंच गया। यानी कि क्लाउड सीडिंग से जो बारिश हो रही है वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, वो एक दीर्घकालीन सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या? अगर आप दिल्ली के प्रदूषण की प्रॉब्लम को देखें तो दिल्ली का 40% प्रदूषण पराली बर्निंग से आता है, लगभग 40% दिल्ली के व्हीकल से आता है, गाड़ियों से, स्कूटियों से, बाइकों से, ट्रकों से। और जो बचा कुचा 20% पोल्यूशन बचता है वो इंडस्ट्रियल आउटपुट से आता है, रोड डस्ट से आता है, दिल्ली के अंदर जो बर्निंग होती है कूड़े कचरे की उससे आता है, दूसरे सोर्सेज से आता है। तो दिल्ली का 80% जो प्रदूषण है उसमें से 40% जो है दोस्तों वो बाहर है, स्टबल बर्निंग के रूप में, पराली जलाने के रूप में। तो आपको सबसे पहले तो पराली को रोकना पड़ेगा कि पराली जलनी बंद हो। उसको रोकने के लिए एक ही सोल्यूशन है, आपको पराली को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, यानी कि किसान उस पराली को जलाने की जगह बेचें। आप उस पराली से बायोफ्यूल बना सकते हैं, बायोडीजल, बायोपेट्रोल कुछ भी बना सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे केक बन जाते हैं। और कोयले की जगह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको चारकोल बनाने के बाद, तो वो काम भी किया जा सकता है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा और पराली को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज देखो, हरित क्रांति के बाद पूरे उत्तर भारत के अंदर हम राबी सीजन में गेहूं उगाते हैं और फिर खरीफ में चावल उगाते हैं। एक समय पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में चावल इतना उगता नहीं था, दालें ज्यादा उगती थी। लेकिन जब से हरित क्रांति आई है, लोगों के पास ट्यूबवेल है, तब से सब लोग चावल उगा रहे हैं। तो आपको इस मोनोकल्चर को चेंज करना पड़ेगा कि हम ऐसे क्रॉप्स ना उगाएं, जैसे कि चावल है जो बहुत ज्यादा पानी लेता है, बहुत ज्यादा खाद लेता है और हमारी मिट्टी की, मृदा की उर्वरता को भी कम करता है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ये दो हैं, आपको पराली जलने से रोकनी है और बेसिकली जो एग्रीकल्चर है उसमें भी थोड़े से बदलाव करने हैं। दूसरी प्रॉब्लम है दिल्ली का व्हीकुलर पोल्यूशन। अब दिल्ली के अंदर लगभग दोस्तों 80 लाख के आसपास गाड़ी, बाइक, स्कूटर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है। 80 लाख, जो पूरे भारत के किसी भी शहर से सबसे ज्यादा है। दिल्ली के बाद मुंबई आता है, वो बात अलग है, लेकिन दिल्ली के अंदर इतने सारे व्हीकल्स का रीजन क्या है? हाँ, दिल्ली की पर कैपिटा जो इनकम है वो मुंबई से ज्यादा है, लेकिन दोस्तों दिल्ली के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कभी भी मुंबई जितना अच्छा नहीं रहा है। मेट्रो है, लेकिन मेट्रो काफी ज्यादा महंगी पड़ती है दोस्तों, आपको पता है। दिल्ली में मुंबई की तरह लोकल ट्रेन, लोकल बसेस जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। आजकल दिल्ली का जो डीटीसी की सर्विस है वो बेटर हो चुकी है, मैं मानता हूं मुंबई से, लेकिन मुंबई की जो सर्विस थी बेस्ट की, वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छी थी। और लोकल ट्रेन की जो मुंबई के अंदर लोग यूज करते हैं वो भी बहुत अच्छा उसका नेटवर्क है। तो ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर आपको हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, ज्यादातर लोग उसको अडॉप्ट करें। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और दिल्ली के अंदर आपको ट्रैफिक कंजेशन जो होता है, जाम लगता है,
अगर एक गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है तो वो लगभग 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। लेकिन वही गाड़ी अगर 1 किलोमीटर चल रही है, जाम में फंस फंस के 3 गुना ज्यादा टाइम ले रही है, तो वो 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। तो दिल्ली के अंदर आपको सबसे पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, एआई द्वारा कंट्रोल्ड स्मार्ट सिग्नलिंग करानी पड़ेगी, जो चोक पॉइंट्स है वहां पर नए फ्लाईओवर्स बनाने पड़ेंगे, जहां रोड चौड़ी की जा सकती है वहां चौड़ी की जाए, जो इल्लीगल दुकानें खुली हुई हैं, जो इल्लीगल अधिग्रहण हुआ है उसको खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि ट्रैफिक मूवमेंट थोड़ी सी स्मूथ हो और इतना ज्यादा जो जाम है वो ना लगे। तो यही सल्यूशन है दोस्तों दिल्ली की प्रॉब्लम के। स्मोक गन आप लगा रहे हैं दिल्ली में हर जगह पर, उससे उतना कोई फर्क पड़ना नहीं है, सभी को पता है। और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, आपको दीर्घकालीन सॉल्यूशंस की ओर जाना पड़ेगा। दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।